आदाब दोस्तों, मैं हूं यम वाजिद। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे अक़लियतों की। अक़लियतों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनका हल बिल्कुल नहीं दिखाई देता। वैसे भी मुसलमानों के साथ हर हुकूमत ने अपने अपने दौर में नाइंसाफ़ियाँ की हैं। ऐसी हालत में अब जबकि कांग्रेस हुकूमत रियासत तेलंगाना में अपने कदम जमा चुकी है, तो फिर अक़लियती फ़ाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से दिए जाने वाले क़र्ज़ात का आजकल बड़ा चर्चा होने लगा है। अखबार में आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन इसके दर पर्दा हकीकत क्या है और कोतवाल क्या कहते हैं और साथ ही पेपर क्या कहता है, दोनों में तज़ाद क्या है, ये तमाम बातें जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मिर्ज़ा जी की ये खास रिपोर्ट। हज की सआदत हासिल करने के लिए तशरीफ़ लाएं। अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स मुख्तलिफ पैकेजेस मुनासिब रेट पर दस्तयाब हैं। अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स। मालूमात के लिए कॉल करें। बच्चे जो किसी भी मुल्क, कौम या रियासत का मुस्तकबिल यानी सरमाया और असासा होते हैं। जब कहीं पर हालात को इस कदर पेचीदा कर दिया जाए कि बच्चे पढ़ने के बजाय काम करने निकल जाएं, तो ये बात यकीनन हमारे माशरे के लिए किसी अलमिया से कम नहीं। यह ऐसा अलमिया है जो हर गुज़रते दिन के साथ ज़ख़म की सूरत इख्तियार करता जा रहा है। इससे पहले कि ये ज़ख़म नासूर बनकर समाज का चेहरा दागदार और बदसूरत बना दे, इस मसले की जानिब अरबाब इख्तियार को तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है। रियासत तेलंगाना में पिछड़ी ज़ातों के अलावा अक़लियतों की माशी बदहाली, बुनियादी सहूलियात से महरूमी, बेरोज़गारी, गुर्बत और वसाइल की गैर मुनसिफ़ाना तक़सीम ने इस अलमिया को जन्म देने में अहम किरदार अदा किया है। अगर यहाँ हम मुसलमानों की बात करेंगे तो आपको ये देख कर हैरत होगी कि एक मुस्लिम बच्चा स्कूल जाता है, 3 या 4 जमातें पार कर लेता है, उसके बाद उसके वालिद स्कूल से उसे निकाल कर अपने साथ काम सिखाने ले जाते हैं। और अगर कोई लड़का 9वीं जमात तक आ जाए तो 10वीं जमात में फ़ेल हो जाता है, ख़ासकर हिसाब के पेपर में। उसके बाद उसे आप किसी इलेक्ट्रिकल की दुकान या एसी प्लम्बर की दुकान पर काम सीखते बखूबी देख सकते हैं। इन हालात में मैं कभी कभी सोचता हूँ, गुर्बत और इफलास भी किस बला का नाम है। कई गौहरे नायाब इसके बोझ तले दब गए। माशी नाहमवारी की तल्ख दास्तान में एक तरफ तो चमकती दमकती गाड़ियों का सैलाब है जो सड़कों और शाहराहों पर रवां दवां है, और महल नुमा कोठियाँ, आसमान छूते प्लाजे अपने मालिकान की खदरो मंजिलत में इजाफे का बाइस हैं। दूसरी जानिब गरीब की औलाद इन कोठियों और प्लाजों के बाहर कचरे के ढेर पर अपना रिस्क तलाश करते दिखाई देती है। एक तरफ ऐशो इशरत के रसैया हैं और दूसरी जानिब गुर्बत मुँह रख्सा हैं, और मुतवस्सत तबका इन दोनों के बीच अलहदा बेचैन व बेकरार है। सुबह रोटी का बंदोबस्त हो जाए तो फिर रात के खाने की फिक्र अलग से उन्हें सताती रहती है। अगर हम रियासत तेलंगाना में मौजूद गुर्बत के पस मंज़र का जायज़ा लेंगे तो ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि गुर्बत का इस कदर फैलाव लालची और हिरिस खोर हुक्मरानों की नाक़िस पॉलिसियों और बेअमली का शाखसाना है, जो इख्तिदार के ऐवानों में बिराजमान होकर अपने मफादात की फसल को सैराब करते रहे हैं और अय्याशियों में मगन रहे और अभी तक मगन हैं। इनकी हर पॉलिसी का रुख अशराफिया के मफादात की निगहबानी था, जो आज भी है। यही वजह है कि गरीब को तो जिस्म जान का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल हो गया है, और मरात याफ्ता तबका दौलत के ढेर जमा करके नस्ल दर नस्ल ऐश व निशात के मज़े लूट रहा है। यही सबब है जिसने गुर्बत की कोख में जन्म लेने वाले नौजवानों के जहन पर कारी ज़ब लगाई है, और वो बड़ी तेज़ी से जराइम की तरफ राग़िब होने लगे। लेकिन यहाँ कोई इस बात पर गौर करने के लिए राज़ी नहीं। दौलत की मुनसिफाना तक़सीम किए बगैर गुर्बत और बेरोज़गारी का ख़ात्मा मुमकिन नहीं, जबकि ये काम कोई करना ही नहीं चाहता। दौलत को गर्दिश में रहना चाहिए, और इसके गर्दिश में रहने का मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ एक ही तबके अशराफिया में गर्दिश करती रहे, बल्कि इसे इंसानी जिस्म में खून की तरह गर्दिश करना चाहिए, ताकि सारा बदन तंदुरुस्त व तवाना रहे। गुर्बत मर मर कर जिए जाने का नाम है। ये एक मुस्तकिल अज़ियत है, मुसलसल तकलीफ़ की कैफियत है। अपने सामने अपने प्यारों को बीमारी झेलते
مرتے دیکھنا, آنکھوں میں بچوں کو پڑھانے کا خواب, لیکن حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان کا بچپن کسی ورکشاپ کی نظر کر دینا, ہر روز کسی خواب کسی خواہش کی میت اٹھانا, یہ ہے غربت. اور اس کے اثرات بھی اتنے ہی ہولناک ہے جو پورے معاشرے کو متاثر کر رہے ہیں. پچھلے کئی ماہ سے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ نوجوانوں نے ایک دوسرے پر حملے کیے, کسی نے کسی کا قتل کر دیا, کوئی گانجا فروخت کرتے ہوئے پکڑا گیا, کوئی دوستوں کے ساتھ میکشی کے بعد ساتھیوں سے الجھ پڑا اور اس کے ساتھیوں نے اس کا قتل کر ڈالا, کسی نے چوری کی اور پکڑا گیا, کوئی دو منہ والا سانپ فروخت کرتے ہوئے پایا گیا, تو کسی نے خوب دولت کمانے کی خاطر دوسروں کو دھوکہ دیا اور کروڑوں روپے لے کر فرار ہو گیا. یہ ایسی خبریں ہیں جنہیں ہم روزانہ ہی دیکھتے ہیں. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر مسلمانوں میں اتنی غریبی کیوں ہے؟ اس پر ماہرین بتاتے ہیں کہ مسلمانوں میں تعلیمی پسماندگی ہے, اسی لیے یہ ابھرنے میں ناکام رہے. لیکن بحیثیت صحافی میرا ماننا ہے کہ مسلمان اپنی غربت کو ختم کرنا چاہتے ہی نہیں. میں نے اپنے تجربے و افکار کی روشنی میں ہمیشہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ وہ کیا عوامل ہیں جن کی وجہ سے مسلمان ہمیشہ آگے کے بجائے پیچھے ہی پیچھے ہو رہے ہیں. اگر آپ کو جاننا ہے کہ مسلمانوں کی غربت کا راز کیا ہے تو پھر آپ کو یہ پروگرام آخر تک دیکھنا ہوگا. پچھلی حکومت کو تو آپ جانتے ہی ہیں, 1-1.5 سال قبل BRS کو عوام میں شکست سے دوچار کیا تھا. اس کی تفصیل میں جائے بغیر میں آپ کو یہاں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ تلنگانہ اسٹیٹ مائنارٹی کارپوریشن ایک محکمہ ہے جو اقلیتوں کی مالی حالت کو مستحکم کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرتا ہے. نوجوانوں کو سبسڈی قرض دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنا کوئی کاروبار شروع کرتے ہوئے خوشحال زندگی بسر کریں. اس محکمے میں اب تک جو بھی آئے سبھی نے حکومت کی چاپلوسی کرتے ہوئے مختص کردہ بجٹ کو واپس حکومت کے خزانے میں بھیج دیا. اب آپ بتائیے کہ کیا آپ نے کبھی سوال کیا ہے کہ ایسا کیوں کر ہوا؟ مسلم عوامی نمائندے, مسلم رہنماؤں نے کبھی حکومت سے سوال نہیں کیا, اور نہ ہی TSMFC کے چیئرمین سے کسی نے دریافت کیا کہ اسکیمات تو نکالی جا رہی ہیں لیکن وہ کسی حقدار تک کیوں نہیں پہنچتی. حالانکہ حکومتوں نے بلند بانگ دعوے کیے ہیں کہ ہم نے اقلیتوں کے لیے اسکالرشپس جاری کیے, لیکن پچھلے 2 سالوں سے طلبہ ذہنی عارضے میں مبتلا ہو گئے ہیں, فیس ادا کرنا ان کے لیے ممکن نہیں. ایسی کئی طالبات ہیں جنہوں نے مجھے فون بھی کیا جسے میں نے اپنے پروگرام میں شامل بھی کیا تھا, لیکن طلبہ تلنگانہ اسٹیٹ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن سے کوئی سوال کرنے سے قاصر ہیں. عوامی نمائندے تو یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان غریب ہی رہیں اور اسی غربت میں انہیں موت آ جائے تاکہ مرنے کے بعد انہیں وہ کفن کے علاوہ خبر کی جگہ دے دیں. پچھلی حکومت میں آپ نے دیکھا پہلے 2 لاکھ کی اسکیم لائی گئی, اس کے بعد اسے 1 لاکھ میں تبدیل کر دیا گیا. جب RTI سے اس کی تفصیلات طلب کی گئیں تو یہ ایک بہت بڑا اسکیم ثابت ہوا. خیر, پچھلی حکومتوں میں جو ہوا اسے چھوڑیے. اب میں آپ کو بالخصوص حیدرآبادی نوجوانوں کو یہ بات بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ سیاسی پس منظر رکھنے والے ایک شخص جن کا نام عبید اللہ کوتوال ہے وہ تلنگانہ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے چیئرمین ہیں. حکومت نے کانگریس پارٹی کی وفاداری کرنے کے عوض میں یہ عہدہ انہیں سونپا ہے. ہمارے دوست مرزا جی جو محبوب نگر سے رپورٹنگ کر رہے تھے انہوں نے عبید اللہ کوتوال کی پریس میٹ میں حاضری دی. اس کے بعد یہ عہدہ کھلا کہ حکومت اقلیتوں کی فلاح و بہبود, بے روزگاروں کو روزگار سے مسلط کرنے کے لیے دل کی عمیق گہرائیوں سے جائزہ لے چکی ہے اور مسلمانوں کی غربت دور کرنے کے لیے 6,000 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کر دیا. آج یعنی 15 مارچ سے اس اسکیم کا آغاز ہوگا جو 5 اپریل تک جاری رہے گا. اس درمیان ضرورت مند اقلیتی نوجوان درخواستیں دے سکتے ہیں اور اپنے کاروبار کا آغاز کرتے ہوئے قومی دھارے میں شامل ہو سکتے ہیں. اب اس ویب سائٹ کا نام کیا ہے کوتوال یہ بتانے سے قاصر رہے, اور یہاں یہ بات بھی ضروری ہے کہ انہیں TSMFC کا چیئرمین تو بنا دیا گیا اور وہ میڈیا کے سامنے خطاب کرنے آ بھی گئے, لیکن جو اسکیم شروع کی جا رہی ہے اس کا نام ہی انہیں درست طور پر نہیں معلوم. وہ کہتے ہیں کہ حکومت نے راجیو یووا شکتی نامی اسکیم کی شروعات کی ہے, جبکہ دوسری جانب خود کو صحافی کہنے والے عامر علی خان جنہیں اپنے اخبار میں کانگریس کی پرزور حمایت کرنے پر تحفے میں
MLC की सीट मिली है, वो इस स्कीम का नाम अपने अखबार में लिखते हैं कि नौजवानों की माली इमदाद के लिए हुकूमत ने राजीव युवा विकासम स्कीम का आगाज किया है। अब आप खुद ही सोचिए कि हम उबैदुल्ला कोतवाल वाली स्कीम को सच माने या आमिर अली खान की। पेपर में आमिर अली खान 3 लाख रुपए इस स्कीम के तहत दिए जाने की बात करते हैं और कोतवाल 1, 2 से 10 लाख तक की बात करते हैं। अब यहाँ किसको हम सही समझें, ये सवाल मुझे नहीं आप लोगों को करना चाहिए, क्योंकि वो आप लोग ही हैं जिन्हें इन स्कीमात से फ़ायदा उठाना है। मैं आपकी आवाज़ को दुनिया भर में फैला ज़रूर सकता हूँ, लेकिन शुरुआत होनी चाहिए। आप पहले सवाल करने की आदत डालें, फिर देखें किस तरह चापलूस लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। यहाँ ज़रूरत इस बात की है कि हम सबको इन चापलूस ओहदेदारों के खिलाफ नबरत आज़मा होना चाहिए, जो इफरात ज़र के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं और गुर्बत को बढ़ाने में अपना घिनौना किरदार अदा करते हुए माशरे में गुलामाना रविश को कायम किए हुए हैं। हमें मौजूदा इस्तेहसाली निज़ाम के सामने डट कर इस निज़ाम को जूते की नोक पर रख कर सवाल करने की अज़हद ज़रूरत है, ताकि हम इस गैर इंसानी निज़ाम से नजात हासिल कर सकें और कह सकें, मजबूर बुढ़ापा जब सोती राहों की धूल न फांकेगा, मासूम लड़कपन जब गंदी गलियों में भीख न मांगेगा, हक मांगने वालों को जिस दिन सूली न दिखाई जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मशवरा देना है तो कमेंट करें, इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। आपके ऐसा करने से हमारी हौसला अफजाई होगी, जबकि दूसरों को इससे फ़ायदा पहुंचेगा। तेलंगाना में आज रेवंत रेड्डी साहब की हुकूमत, उनकी कैबिनेट ने आज एक तारीखी फैसला लिया है। शायद इससे पहले कोई भी सरकार इतने बड़े पैमाने पर अक़लियतों को, पिछड़ों को, SC ST BC माइनॉरिटीज STs को, उनके नौजवान लड़कियों को, लड़कों को, उनको गुर्बत से दूर करने के लिए एक अच्छा प्लान बनाकर तेलंगाना हुकूमत ने 6,000 करोड़ रुपए एक नया स्कीम राजीव युवा शक्ति के नाम पर आज वो अवार्ड सैंक्शन कर ये सो इस 4 कॉरपोरेशंस को फिर जिंदा करने का एक फैसला लिया है। वही से 10 सालों में TRS हुकूमत इस 4 कॉरपोरेशंस के जो मेन ऑब्जेक्ट्स थे, जो एम्स थे, उसको बाजू रखकर ये 4 कॉरपोरेशन को डिफंड कर 4 साल में भी ये नया पैसा कंट्रीब्यूट नहीं कर सिर्फ जैसे एक डिफेंस कॉरपोरेशन बनाया था। वो इस 1 साल से सरकार आने के बाद रेवंत रेड्डी साहब और भट्टी साहब उनकी कैबिनेट ने इसको डीप स्टडी कर ये इस तेलंगाना के नौजवानों को किस तरह काम पे लगाया जाए, उनके एम्प्लॉयमेंट किया जाए, सेल्फ एम्प्लॉयड बने, सेल्फ एंटरप्रेन्योर बने, साथ ही साथ भी गुर्बत दूर हो। इसके लिए उन्होंने सोच कर ये कॉमन 4 कॉरपोरेशंस को एक ही तरह स्कीम्स लागू किए। आज 1 लाख का स्कीम, 2 लाख का स्कीम, 4 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख तक स्कीम इसको लागू कर सबसे टोटल सब्सिडी 60% सब्सिडी के स्कीम से बनाए हैं। मैं अदबन गुजारिश करता हूँ आपके ज़रिए इस तेलंगाना के यूथ को और लड़कियों को और लड़कों को ज़रूर ये स्कीम में शामिल हो जाइए और खुद का एक कारोबार करके खुद फाइनेंशियली स्ट्रेंथ करने की कोशिश कीजिए। इसका वेबसाइट आज 15 मार्च को आज लागू किया जाता है। 15 मार्च से लेकर अप्रैल 30 तक इसका अप्रैल 5 तक वेबसाइट ओपन रहेगा। 5 के बाद स्क्रूटनी होगी। उसके बाद जून 2 को स्कीम के टैक्स बढ़ा लेंगे। मैं सरकार को माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन के ओहदे से और इस कंबाइंड माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारों के तरफ से मैं मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया। ऐसा तो तरक्की के तरीके का आम ये होते हैं कि
انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو جائے, کوئی پانی ایسو سرفراہ کیا جائے, روڈز بنے جائے, بلڈنگس بنے جائے, ایجوکیشن دیا جائے, یہ سر ایک قصہ ہے. لیکن جب تک جیسو جو پچھلی جماعت ہے وہ لوگ جیسے فائنینشیل اسٹیبل نہیں ہوتے, وہ ڈیولپمنٹ کو کہیں نہیں آتا. اسی لیے آج یہ حکومت ریونت ریڈی صاحب کے حکم زیر اعتماد وہ لوگ جیسے ایک فیصلہ لیا ہے کہ اس یہاں کے نوجوانوں کو راجیو شکتی کے نام پہ اسکیم لاگو کر یہ سب پچھلے والوں کے جیسے لوگ فائنینشیل اسٹرانگ کرے اور تلنگانہ اسٹرانگ بنے. جب تو یہ ہے میں سمجھتا ہوں میں بہت لمبی عرصے سے سیاست میں ہوں اور سرکاروں میں کام بھی کیا ہوں, لیکن اتنا بڑا فیصلہ کوئی آج تک جیسے کوئی سی ایم صاحب یا تو منسٹرس نہیں لیے ہیں.